यह जितना सच है कि मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आपके लग्नेश और कर्मेश देवगुरु बृहस्पति अब अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़कर नई राशि में प्रवेश करने वाले हैं। यह बदलाव किसी साधारण परिवर्तन से कहीं अधिक है। यह एक महापरिवर्तन की तरह प्रभाव डालेगा, खासकर मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए। शनिदेव तो अपने स्वभाव के अनुसार 2.5 साल तक एक ही भाव में स्थिर रहते हैं और तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टियों से 4 अलग अलग भावों पर अपनी गंभीर छाया डालते हैं, जिससे जीवन के कई पहलुओं पर असर पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ शनि ही आपकी किस्मत का रुख तय करेंगे? क्या बाकी ग्रहों, विशेष रूप से आपके लग्नेश और कर्मेश गुरु बृहस्पति का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल है। जब गुरुदेव अपनी स्थिति बदलते हैं तो यह मान लीजिए कि जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत हो रही है, जैसे किसी फिल्म में अचानक से स्क्रिप्ट बदल जाए और कहानी नया मोड़ ले ले। इसलिए जहां एक ओर शनि की स्थिरता आपको परीक्षा में डाल सकती है, वहीं बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अवसरों का नया द्वार खोल सकता है। आज हम एक बेहद अहम खगोलीय घटना की बात करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर बदलेंगे तो इसका असर मीन राशि और मीन लग्न वालों के जीवन में किस तरह उभरेगा, यही चर्चा का विषय है। अभी तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव में स्थित थे, जहां वे आपकी सोच, संवाद शैली और छोटे प्रयासों को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन अब वे चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आपके मन, सुख, घर और पारिवारिक जीवन से जुड़ी ऊर्जा को प्रभावित करने वाले क्षेत्र में। मीन राशि का अंक 12 जो दर्शाया जाता है, वह यह स्पष्ट करता है कि या तो आपकी चंद्र राशि मीन है या आपका लग्न मीन है। यदि आपका मीन लग्न है तो शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं है, लेकिन जिनकी चंद्र राशि मीन है उनके जीवन में यह प्रभाव जरूर सक्रिय है। अब खास बात यह है कि बृहस्पति केवल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, ये आपके लग्नेश भी हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी, सोच और पहचान से जुड़े ग्रह, और साथ ही कर्मेश भी हैं, यानी आपके करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक मुकाम से जुड़े दशम भाव के स्वामी। ऐसे में उनका चौथे भाव में प्रवेश करना केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके प्रोफेशनल ग्रोथ, मानसिक संतुलन और जीवन के बड़े फैसलों में स्थायित्व और सकारात्मकता लाने वाला साबित हो सकता है। जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में प्रवेश करेंगे तो यह परिवर्तन जीवन में नई दिशा और ऊर्जा लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी चुनौती भी जुड़ी होगी, जिस पर हम थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे और उसका सरल उपाय भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कहीं बात मन को छू जाए तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने भाव साझा करें। आपका उत्साह हमें ऐसे ही अर्थपूर्ण विश्लेषण लाने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। यह जल तत्व से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील, गहराई से सोचने वाली राशि है। मीन राशि के जातक अक्सर शिक्षा, शोध या प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में नजर आते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुरु का गुण यानी ज्ञान बांटने और सीखने की अद्भुत क्षमता पहले से ही मौजूद होती है। और अगर ये किसी औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में न भी हो तो भी जीवन में कहीं न कहीं ज्ञान देने, मार्गदर्शन करने या सलाहकार की भूमिका में जरूर मिलेंगे। जैसे कोई दोस्त जो आपके हर सवाल का जवाब बड़ी सहजता से दे देता है, या वह सहकर्मी जो हर बार मुश्किल काम को आसान बना देता है। इस राशि का यह स्वाभाविक झुकाव ज्ञान और समझ की दिशा में गुरुदेव बृहस्पति के चौथे भाव में गोचर के साथ मिलकर मानसिक स्थिरता, पारिवारिक सुख और आत्मिक शांति की ओर एक सुंदर मार्ग खोल सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी समझदारी और सही उपायों के साथ। मीन राशि के जातक स्वभाव से इतने सहज शिक्षक होते हैं कि चाहे वे किसी स्कूल या कॉलेज में हो या न हो, अपने कलीग्स और जूनियर्स को मार्गदर्शन देने का काम स्वाभाविक रूप से करते हैं। इनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा होता है जैसे गहरे समंदर में तैरती मछलियां, चुपचाप पर भीतर से बेहद गहराई लिए हुए। ये लोग ज्ञान के महासागर में ऐसे गोते लगाते हैं कि अक्सर सामने वाला यह अंदाजा भी नहीं लगा पाता
कि इनके भीतर कितनी समझदारी और अनुभव छिपा है। यहां तक कि अगर किसी कारणवश इन्होंने औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं भी की हो, तो भी जब ये बोलते हैं तो लगता है मानो किसी ज्ञानी से बात हो रही हो। यही है मीन राशि की खासियत, शांति से पर असरदार ढंग से सीख देना और लेना। अब जब बात आती है गुरुदेव बृहस्पति की, तो उनका संबंध केवल किताबों वाले ज्ञान से नहीं है, वे तो आध्यात्म, दर्शन और दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं। अगर बुद्धि आपको सोचने की दिशा देती है, तो बृहस्पति वह आंखें खोलने वाला प्रकाश है जो आपको जीवन के गहरे अर्थ समझाते हैं। बुद्ध आपको इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति आपको विजडम देते हैं, वह आंख जो चीजों को भीतर से देखने की ताकत देती है। और यही देवगुरु बृहस्पति जो न सिर्फ आपके लग्नेश हैं बल्कि कर्मेश भी हैं, आपके जीवन में दो बेहद अहम क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं, आपकी पहचान और आपका कर्म, यानी आपका पेशा, आपकी मेहनत और सामाजिक प्रतिष्ठा। यही कारण है कि मीन राशि के जातक अक्सर शिक्षा, ट्रेनिंग या सलाह देने जैसे क्षेत्रों में देखे जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर गुरुत्व पहले से ही सक्रिय होता है। बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है। इनका आभा मंडल इतना विशाल और प्रभावशाली है कि जब ये अपनी स्थिति बदलते हैं तो जैसे ब्रह्मांड की तरंगे खुद को समेटकर फिर से सजाने लगती हैं। यह कहा जाता है कि इनका गुरुत्व इतना ताकतवर है कि पृथ्वी की ओर आने वाले कई नकारात्मक प्रभाव ये अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। ये सचमुच जीवनदायिनी ऊर्जा के वाहक हैं। अब जब ये बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन के सुख, घर परिवार, माता, भूमि और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े पहलुओं में एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत है। चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा जाता है, और जब यहां गुरु का वास होता है तो जीवन में स्थायित्व, शांति और सुरक्षा की भावना प्रबल होती है। और यहीं से गुरु की दृष्टियां, विशेष रूप से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य, करियर और 8वें भाव की गहराइयों तक अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हैं, जैसे कोई रोशनी का स्तंभ जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि जीवन के उस रहस्यमय अध्याय का पट अब खुलने वाला है, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। अष्टम भाव कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। यह रिसर्च, साधना, तंत्र मंत्र, गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष और विरासत जैसे गहरे और जटिल विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी ससुराल से जुड़े अनुभव, जीवन की अचानक होने वाली घटनाएं और यहां तक कि पृथ्वी की परतों के नीचे छुपे खनिज, समुद्र के गर्भ से निकली संपत्तियां, सब इसी भाव की छत्र छाया में आते हैं। कंप्यूटर की कोडिंग, डेटा इंक्रिप्शन और वो सभी रहस्य जो सतह पर नहीं दिखते लेकिन दुनिया को भीतर से चला रहे हैं, जैसे रॉ, सीबीआई, सीआईडी या आईबी जैसी खुफिया एजेंसियां, ये सब इसी भाव के अधीन आते हैं। जब बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से इस भाव को प्रभावित करते हैं, तो यह उन सभी लोगों के लिए सुनहरा समय बन जाता है जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं, गुप्त अनुसंधान या खनन से जुड़े हैं या फिर किसी रहस्यात्मक सेवा में कार्यरत हैं। 14 मई 2025 से शुरू होकर आने वाला एक साल इन क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए सफलता, गहराई से प्राप्त ज्ञान और प्रोफेशनल ग्रोथ का संकेत है, जैसे कोई सीक्रेट कोड अब डिकोड होने वाला हो और आपकी मेहनत को एक नई मंजिल मिलने वाली हो। अगर आप माइनिंग, पेट्रोकेमिकल या किसी भी प्रकार की भूमिगत संसाधनों से जुड़ी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं या इन क्षेत्रों की किसी कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, तो 14 मई 2025 से शुरू होकर अगले एक साल का समय आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर आप किसी खुफिया एजेंसी जैसे कि रॉ, सीबीआई या आईबी से जुड़े हैं, तो भी आने वाला साल आपके करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत दे रहा है। कोई प्रमोशन जो लंबे समय से अटका हुआ था या सैलरी बढ़ोतरी जिसे आप लेकर अनिश्चित थे, इन सब मामलों में अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आ रही हैं। यदि आप किसी कानूनी विरासत या पारिवारिक संपत्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अष्टम भाव की सक्रियता और गुरु की दृष्टि से
वह भी अब आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आ सकती है। विशेष बात यह है कि गुरु की 7वीं दृष्टि सीधे आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान पर पड़ेगी, और चूंकि दशम भाव के स्वामी भी स्वयं बृहस्पति ही हैं, इसलिए यह असर और भी गहरा और प्रभावशाली होगा। हालांकि शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि वे आपकी कुंडली के पहले भाव में विराजमान हैं, परंतु गुरु और शनि का यह संयुक्त प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन को मजबूती देने वाला साबित होगा। जहां गुरु मार्ग दिखाएंगे, वहीं शनि आपको उसे अनुशासन और परिश्रम से हासिल करने की प्रेरणा देंगे। मैंने शुरुआत में यह सवाल इसलिए उठाया था कि क्या वाकई लग्नेश और कर्मेश बृहस्पति की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जब हम शनि और गुरु की तुलनात्मक स्थिति को समझते हैं तो यह साफ होता है कि दोनों ग्रह अपने अपने प्रभाव में समान रूप से सशक्त होते हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा। दोनों का असर गहरा होता है, लेकिन दिशा और उद्देश्य अलग होते हैं। जब शनि अपनी दशम दृष्टि से आपके कर्म भाव पर प्रभाव डालेगा तो कुछ रुकावटें, चुनौतियां और पेशेवर दबाव आपके जीवन में आ सकते हैं, जैसे अचानक ऑफिस में टारगेट का प्रेशर, सम्मान में गिरावट या पदोन्नति में देरी। लेकिन वहीं दूसरी ओर चतुर्थ भाव में स्थित गुरुदेव बृहस्पति एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कोई अनुभवी मेंटर जो तनाव के समय आपको सही मार्ग दिखाए। शनि जहां परखेंगे, वहीं गुरु आपको सिखाएंगे कि कैसे उन परीक्षाओं में खरा उतरना है। अब बात डिग्री की आती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च स्थिति में है, शुभ नक्षत्रों में विराजमान है और किसी भी प्रकार से नीच या पीड़ित नहीं है, तो यह समय आपके लिए गाइडेंस और ग्रोथ दोनों लेकर आएगा। यानी अगर गुरु की रोशनी आपके साथ है तो शनि की छाया भी उतनी भारी नहीं पड़ेगी। आप ये सोचकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आने वाले 1 साल में शनि की ओर से कार्यक्षेत्र में कोई गंभीर बाधा नहीं आने वाली, बशर्ते आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो। यदि गुरु शुभ भावों में और अच्छे नक्षत्रों में विराजमान है तो फिर न सिर्फ तरक्की के रास्ते खुलेंगे, बल्कि प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट और नई जिम्मेदारियां भी आपकी झोली में आने को तैयार हैं। लेकिन हां, शनि की खास बात यह है कि वे आपको आगे बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियों का वजन भी थमा देते हैं। मुमकिन है कि आपको किसी और का काम भी सौंपा जाए, जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसफर हो जाए और कहा जाए कि जब तक नई नियुक्ति नहीं होती तब तक आप ही उस विभाग को भी संभालिए। आपको अलग से कोई सीट या डेस्क दी जा सकती है, जिसे एक अस्थायी जिम्मेदारी मानकर देना शुरू किया जाए, लेकिन वो अस्थायी कब स्थायी हो जाए, ये तो कार्यशैली और समर्पण तय करेगा। कुल मिलाकर अगर गुरु की कृपा है तो शनि सिर्फ कसौटी पर परखेंगे, लेकिन गिरने नहीं देंगे। अगले 1 साल के दौरान आपको करियर में उन्नति, सैलरी में बढ़ोतरी और प्रमोशन के मौके बिल्कुल नजर आएंगे, लेकिन इसका सारा श्रेय केवल गुरु की मजबूत स्थिति को जाता है। अगर गुरु शुभ भाव में स्थित हैं, तो ये साल आपके लिए पेशेवर उपलब्धियों से भरा रहेगा। हां, एक पहलू ऐसा है जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और वो है शनि का प्रभाव। हालांकि आज का विश्लेषण मुख्य रूप से बृहस्पति पर केंद्रित था, लेकिन शनि की भूमिका को नजरअंदाज करना यहां मुमकिन नहीं, क्योंकि वे लाभ स्थान और व्यय भाव दोनों के स्वामी हैं, और साथ ही आपकी 7.5 का दूसरा चरण भी सक्रिय है। शनि फिलहाल आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर यानी जीवन साथी से जुड़ी स्थितियों पर पड़ रही है। ऐसे में मीन राशि के सभी जातकों और जातिकाओं को अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। रिश्तों में संवाद की स्पष्टता बनाए रखें, गलत फहमियों से बचें और धैर्यपूर्वक स्थितियों को संभालें, ताकि गुरु की कृपा और शनि की परीक्षा दोनों का संतुलन बना रहे। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है तो आने वाला समय आपके लिए कई मायनों में सकारात्मक मोड़ लेकर आ सकता है, खास तौर पर आध्यात्मिक उन्नति और विदेश से जुड़ी संभावनाओं के लिहाज से। शनि की दृष्टि जहां जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं उत्पन्न कर सकती है, वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी भाग्य स्थिति यानी 9वें भाव पर पड़ती है, जो ज्ञान, विदेश यात्रा और अध्यात्म से जुड़ा होता है।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु का प्रभाव भी विस्तार देने वाला होता है, ठीक वैसे ही जैसे राहु। लेकिन फर्क यह है कि राहु सीमाओं को लांघकर बढ़ता है, जबकि गुरु और शनि सीमाओं के भीतर रहकर व्यवस्थित विकास करते हैं। यही वजह है कि अगर गुरु कुंडली में मजबूत हैं, तो वे न सिर्फ आपको विदेश से जुड़ी योजनाओं में सफल बना सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गहरी समझ और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। इस समय को सही दिशा में उपयोग करें, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी सोच को ऊंचाई देने वाली है, बशर्ते आप खुद को इस सकारात्मक ऊर्जा के लिए खुला रखें। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में है, तो ये समय आपको विदेश से जुड़े व्यापारिक अवसरों में सफलता दिला सकता है, साथ ही किसी आध्यात्मिक यात्रा या तीर्थ के अनुभव की ओर भी ले जा सकता है। आपके भीतर ज्ञान की गहराई बढ़ेगी और आत्मिक प्यास, जो आपको हमेशा कुछ नया जानने की ओर खींचती है, वो और तीव्र हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु पीड़ित अवस्था में हो या कमजोर हो, तो खर्चों में अचानक इजाफा, खासकर हॉस्पिटल से जुड़े खर्चे, परेशान कर सकते हैं। इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। मई महीने से हर माह कुछ दवाइयां, चाहे 10, 20 या 50 रुपए की हों, किसी जरूरतमंद को दान करें। यह छोटा कदम न केवल आपके ऊपर आने वाले अनावश्यक खर्च को संतुलित करेगा, बल्कि आपके जीवन साथी से जुड़े संभावित हेल्थ एक्सपेंसेस को भी मैनेज करने में मददगार साबित होगा। यह उपाय सरल है, लेकिन प्रभाव गहरा छोड़ता है। जब मैंने यह कहा कि गुरु आपके केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र में ही स्थित हो रहे हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ उनका शुभ प्रभाव नहीं है, बल्कि एक विशेष स्थिति भी बनती है, जिसे ज्योतिष में केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। अब यह दोष सुनने में गंभीर लगे, पर इसका समाधान बेहद सरल और सहज है। रोजाना सिर्फ कुछ मिनट निकालिए और 3 मंत्रों का जाप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसे 21 बार बोलने से मानसिक शांति भी मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। ओम नमो नारायणाय नमः। इसे भी 21 बार दोहराना आपको आध्यात्मिक स्थिरता देगा। और अंत में ओम नमः शिवाय, जिसे आप 11 या 21 बार दोहरा सकते हैं। ये मंत्र आपके अंदर की ऊर्जा को संतुलित करेगा। याद रखिए, शिव ही गुरु के मूल स्रोत हैं। इन्हीं की कृपा से बृहस्पति को गुरु का पद प्राप्त हुआ था। उनके आशीर्वाद से यह योग दोष न केवल कमजोर होगा, बल्कि आपके जीवन में नई गति और संतुलन भी लेकर आएगा। इस विषय पर विस्तार से कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर आप भगवान शिव की शरण में आ जाएं, रोज सुबह एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का शांत मन से जाप शुरू कर दें, या फिर ओम नमो नारायणाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जैसे मंत्रों का नियमित उच्चारण करें, तो केंद्राधिपति दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर या पीड़ित अवस्था में है, तो कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर अपनाइए, जैसे हर गुरुवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, केले के वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करना, या फिर गुरुवार को नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना। ये सरल क्रियाएं न केवल गुरु को बल देंगी, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और शुभता भी लाएंगी। अगर यह जानकारी आपके किसी काम आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।